लास्ट क्लास में हम लोग रिवर्स चार्ज पढ़ रहे थे और रिवर्स चार्ज में आपने सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 यानी कि नोटिफाइड पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स, और इसके अंदर आपने रूल 21D पढ़ लिया था। रूल 21D के अंदर मैंने आपको बताया था कि करीब 13 पॉइंट्स हैं। रूल 2 के अंदर भी आप पढ़ रहे थे रूल 21D1, और रूल 21D1 में आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था जहां पर था इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट के अलावा दूसरी सर्विस थी आपकी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही बाय रिकवरी एजेंट की सर्विस, और तीसरी सर्विस जो आपने पढ़ी थी दैट वाज सर्विसेज ऑफ एग्रीगेटर। चौथी आपने पढ़ी नहीं थी, और पांचवा फिर हमने किया था आपका सर्विसेज थी ये स्पॉन्सरशिप की। कौन सी? हाँ, ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। और एक और सर्विस थी जो डिलीट हो गई थी, ये सर्विसेज थी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और म्यूचुअल फंड एजेंट की, जो सर्विसेज दी जा रही हैं टू द म्यूचुअल फंड या फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सर्विसेज डिलीट हो चुकी थी, तो ये अब रिवर्स चार्ज से फॉरवर्ड चार्ज में आ गई हैं। तो ये सारे केसेस आपने कर लिए थे। इसके बाद में अब हम कर रहे हैं आज एक इंपॉर्टेंट केस जीटीए का, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। पॉइंट नंबर 4 है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इन सब में सबसे यूनिक है, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के लिए यहां पर सर्विस रेसिपिएंट इज नॉट लायबल टू पे सर्विस टैक्स। यहां पर सर्विस रेसिपिएंट इज नॉट लायबल टू पे सर्विस टैक्स। यहां पर पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स होता है वो जो फ्रेट देता है, जो भाड़ा देता है वो। तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, इन रिलेशन टू द सर्विस प्रोवाइडेड और अग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी in respect of a transportation of goods by road, where the person liable to pay freight is, 1 2 3 4 5 6, जहां पर 6 लोग फ्रेट दे रहे हैं, और आगे एनी पर्सन हु पेज और इज लाइबल टू पे द फ्रेट either himself or through his agent for the transportation of such goods by road in goods carriage। तो आप देखें, अगर हम इस क्लॉज को पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आई कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी यानी कि जीटीए इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इन अ गुड्स कैरेज। और ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस गुड्स कैरेज में दी जा रही है सर्विस रेसिपिएंट को, इसमें इन्होंने ये बात तो क्लियर है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, बट सर्विस रेसिपिएंट के बारे में आपको ध्यान से समझना है। यहां पे सर्विस रेसिपिएंट के बारे में स्पेशल बात यहां पर क्या है, यहां पर दो लोग होते हैं, एक होता है कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी। तो कंसाइनर लेट सपोज दिल्ली में है और कंसाइनी आपका मान लीजिए मुंबई में है। तो कंसाइनर दिल्ली में है, कंसाइनी मुंबई में है, और जीटीए जो सर्विस प्रोवाइडर है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। और ऑब्वियसली भाड़ा कौन देगा, फ्रेट कौन देगा? फ्रेट कंसाइनर देगा या कंसाइनी देगा? इट डिपेंड्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा कंसाइनर ही ये फ्रेट दे।
तो यहां पर स्पेशल बात क्या है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, काम तो इसका भी हो रहा है और काम कंसाइनी का भी हो रहा है, क्योंकि गुड्स अगर दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे तो ये कंसाइनर का भी काम हो सकता है, कंसाइनी का भी काम हो सकता है। तो वी डू नॉट नीड टू आइडेंटिफाई द सर्विस रिसीवर इन दिस केस। मुझे नहीं पता सर्विस रिसीवर कौन है, लेकिन मुझे यह जरूर पता करना पड़ेगा भाड़ा इन दोनों में से कौन दे रहा है, ठीक है। तो दिस सेज कि इन रिलेशन टू द सर्विस प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाई गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड वेयर द पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इज, जहां भाड़ा देने वाले ये 6 लोग हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पे एनी पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे द फ्रेट, वहां पर जो भाड़ा दे रहा है या जिसे देना है, इधर हिमसेल्फ खुद से और थ्रू हिज एजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड इन गुड्स कैरिज। तो इसका मतलब इन दोनों में से पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि भाड़ा किसे देना है। लेकिन ये बात भी क्लियर है, लेट सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि भाड़ा कंसाइनर को देना है, तो पर्सन लायबल टू पे फ्रेट कंसाइनर हो गया। अगर कंसाइनर को फ्रेट पे करना है, तो पर्सन लायबल टू पे फ्रेट अगर ये होगा, तो अब फिर यही पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पर्सन लायबल टू पे फ्रेट होगा, तो यही पर्सन लायबल टू पे सर्विस टैक्स हो जाएगा। और लॉजिकल भी है, ये तो कहेंगे नहीं भाड़ा कोई और देगा, सर्विस टैक्स कोई और, तो जो भाड़ा दे रहा होगा वही भाड़े की पेमेंट के साथ साथ में सर्विस टैक्स की पेमेंट भी कर देगा। तो पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट और पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स इज द सेम पर्सन। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट जो है, ये तभी पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स होगा जब ये 1 to 6 में आ रहा होगा। जब ये 1 to 6 में आ रहा होगा। अगर ये 1 to 6 में नहीं आ रहा, तो केस इज नॉट कवर्ड ओवर हियर एंड द केस विल बी कवर्ड अंडर द फॉरवर्ड चार्ज इंस्टेड ऑफ रिवर्स चार्ज। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट, भाड़ा देने वाला कौन हो सकता है 1 to 6 में। आइए देखते हैं 1 to 6 में कौन है। सबसे पहले है 1 to 6 में एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड और गवर्न्ड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दूसरा, any society registered under the Society Registration Act 1860 or under any other law for the time being in force. Similarly, any cooperative society established by or under any law. Cooperative society के बाद में फोर्थ पॉइंट है any dealer of excisable goods who is registered under the central excise or the rules made thereunder. फिफ्थ पॉइंट में any body corporate established by or under any law. And the last point is any partnership firm whether registered or not under any law including AOP. जी हाँ, इंडिविजुअल नहीं है यहां पे, HUF भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो असेसीज हैं, अगर पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट ये हैं, ध्यान से, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट ये है, इसका मतलब ये कंसाइनर है, कंसाइनी में से कोई एक होंगे। और जो भी कंसाइनर कंसाइनी में से होगा, पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से भाड़ा कौन दे रहा है, ठीक है। और फिर जब मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि भाड़ा कंसाइनर देना है, तो अगला पॉइंट ये है कि मुझे ये देखना है कि जो भाड़ा दे रहा है वो इन 6 में से कोई एक है या नहीं। अगर ये दोनों बातें जस्टिफाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई, देन वी कम टू द थर्ड पॉइंट कि अब ये जो भाड़ा दे रहा है यही सर्विस टैक्स पे करेगा। अगर ये इन 6 में से है, लेट सपोज भाड़ा देने वाला इन 6 में से नहीं है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और उस केस में जो सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जीटीए है, ही विल पे द सर्विस टैक्स। तो अब ये 1 to 6 में अगर आप देखें, तो कॉमनली आपके 1 to 6 में आ कौन से रहे हैं लोग। 1 to 6 में नंबर 1 पे या तो आपकी फैक्ट्री आ रही है, दूसरा नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी आ रही है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आ रही है, एक्साइज डीलर आ रहा है, और बॉडी कॉर्पोरेट आ रही है, और लास्ट में आ रही है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म या एओपी। तो ये 6 पर्सन है। इनमें से जरा सबको आप पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो फैक्ट्री इज रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट,
सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और एनी अदर लॉ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी अपने लॉ होते हैं और ये भी रजिस्टर्ड होती है। एक्साइज का डीलर एक्साइज में रजिस्टर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट किसी न किसी लॉ में जरूर रजिस्टर्ड होगी। और पार्टनरशिप फर्म और एओपी, इसके बारे में उन्होंने लास्ट में कहा चाहे ये रजिस्टर्ड हो या ना हो, पार्टनरशिप फर्म एओपी अगर है तो हम उसे मान लेंगे कि वो इन 6 में आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखें, मोटा मोटी ये सब के सब गवर्नमेंट कंट्रोल में है, ये सब के सब गवर्नमेंट कंट्रोल में है और कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं। और अगर ये रजिस्टर्ड हैं तो, और ये सब के सब बिजनेस ही होंगे अगर ये फॉर्म किए गए होंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ये लोग ले रहे होंगे तो बिना डाउट के बात कही जा सकती है कि बिजनेस पर्पज से ले रहे होंगे। तो नाउ इफ दीज 6 रजिस्टर्ड बिजनेसमैन आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द जीटीए, तो उस केस में दे विल पे द सर्विस टैक्स इफ दे आर पेइंग फ्रेट, इफ दे आर पेइंग फ्रेट। तो अब जरा ध्यान से इस बात को और डेप्थ में समझते हैं। सिर्फ यही जरूरी नहीं है, इसके अलावा अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे ऑपरेट करता है। पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट, पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, जीटीए से जब ये गुड्स निकलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से, तो अगर आपको याद हो तो मैंने इनवॉइसिंग के रूल में आपको बताया था, ये लोग बिल्टी इशू करते हैं। इसको कंसाइनमेंट नोट भी बोलते हैं हम लोग, लोकल लैंग्वेज में इसको बिल्टी बोला जाता है और अदरवाइज कंसाइनमेंट नोट इज द प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज। तो जीटीए एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है और इस कंसाइनमेंट नोट में बताइए गुड्स की क्वांटिटी लिखी होती है। कंसाइनमेंट नोट या जिसको हम लोग बिल्टी बोलते हैं, और ये बिल्टी दो तरीके की होती है, या तो जहां से सामान चलता है, जहां से सामान चलता है यानी कि दिल्ली से, और कंसाइनर खुद से ये बिल्टी, कंसाइनर के एंड से बिल्टी जनरेट होती है और ये बिल्टी होती है फ्रेट पेड बिल्टी। फ्रेट पेड बिल्टी, अगर सामान जहां से चला है वहीं से जीटीए को पेमेंट फ्रेट की मिल गई है। या फिर दूसरी बिल्टी होती है फ्रेट टू बी पेड बिल्टी, जहां पर फ्रेट किसको देना होगा? कंसाइनी को। यानी कि बिल्टी किस तरीके की जीटीए जनरेट कर रहा है और किस तरीके की बिल्टी जनरेट कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पेमेंट which is being made by the consignor or the consignee either at the time of dispatch of goods or at the time of the receipt of the goods at the destination of its goods। तो ये बिल्टी जैसी जनरेट होगी अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि यहां पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो रिवर्स चार्ज में पेमेंट कौन कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इस सिचुएशन को कंपेयर करें इन दोस केसेस जहां पर ये 6 केसेस नहीं आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वेयर द जीटीए इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल, या फिर जीटीए इज प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज टू एचयूएफ, ठीक है, एंड इन सच अ केस 6 लोगों में से ये लोग नहीं आ रहे, तो यहां पर जीटीए बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल टू पे द सर्विस टैक्स। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इंडिविजुअल एचयूएफ इन्वॉल्व है तो क्या हमेशा जीटीए ही सर्विस टैक्स देगा? इंडिविजुअल एचयूएफ की इन्वॉल्वमेंट पे आप हमेशा ये तय नहीं कर सकते कि हमेशा जीटीए ही सर्विस टैक्स पे करेगा, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल कि ही मे बी अ कंसाइनर एंड कंसाइनी एट अदर एंड मे बी अ कंपनी, ठीक है, और कंसाइनी एट अदर एंड मे बी अ फैक्ट्री, मे बी अ कंपनी और अ फैक्ट्री। तो इस सिचुएशन में इफ दिस इज लायबल टू पे फ्रेट, तो अगेन ये रिवर्स चार्ज लग जाएगा। तो आपको दोनों देखना है, आपको इनमें से ये देखना है पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट कहीं इंडिविजुअल एचयूएफ तो नहीं है। अगर पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इंडिविजुअल एचयूएफ निकले, ओनली देन दिस सर्विस विल बी कवर्ड अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। चलिए, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, हम्म
रिवर्स चार्ज अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, जहां पर नंबर 1 में अगर बिल जनरेट हो रहा है और पेमेंट नंबर 1 में हो रही है, वहां पर पक्का रिवर्स चार्ज लगता है। और जब कभी भी कंपनियां अगर सामान मंगा रही हैं, तो कंपनियों को वाइल मेकिंग पेमेंट टू दिस जीटीए दे पे द सर्विस टैक्स along with the payment of service along with the payment of freight to the GTA। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता है। और अभी इसके बारे में एक लॉजिक आपको और बताता हूं जो आप पीछे से पढ़ चुके हैं, वो यहां से लिंक कर रहा है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। कई बार ऐसा पॉसिबल होगा कि हमने ये पढ़ा कि पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इज पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स, और पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इज पॉसिबली लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो से फॉर एग्जांपल जीटीए ने सर्विस दी किसी कंपनी को, और कंपनी इज लायबल टू पे द फ्रेट। ठीक है, जीटीए ने सर्विस दी कंपनी को एंड कंपनी इज लायबल टू पे द फ्रेट। कंपनी फ्रेट पे कर रही है, चाहे ये कंसाइनर हो या कंसाइनी, ये छोड़िए, कुछ भी हो, कंसाइनर हो या कंसाइनी, बट द कंपनी इज लायबल टू पे द फ्रेट एंड अकॉर्डिंगली द सर्विस गेट्स कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज। अब जब ये सर्विस रिवर्स चार्ज में आई, नाउ दिस कंपनी इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से जम्मू कश्मीर। ठीक है, नाउ रिवर्स चार्ज के केस में अब जम्मू कश्मीर में इस कंपनी को सर्विस टैक्स क्या पे करना पड़ेगा? अच्छा बताइए, इस केस में क्या सर्विस टैक्स लगेगा? इस केस में सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? अब पीओपीएस इसका क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। बताइए, पीओपीएस रूल्स आप पढ़ चुके हैं। पीओपीएस सेक्शन 66C along with POPS rules and rule number 10 is there. Rule number 10 is there. The services of goods transportation agency, और services of goods transportation agency का POPS क्या होता था? Destination of goods। बिल्कुल सही, यानी कि wherever the goods are destined, तो that is the location of this service। तो बताइए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं रूल 10 में पीओपीएस होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए, उस गुड्स की लोकेशन जहां वो जा रहा है, डेस्टिनेशन उसकी, लेकिन वहां पर एक प्रोवाइजो भी पड़ा था। एंड द प्रोवाइजो इन द चैप्टर ऑफ जो रूल 10 था, उसको अब आप देखेंगे, एक लाइन थी जो मैंने छुड़वा दी थी और मैंने कहा था इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूल 10 में जो प्रोवाइजो था वो हमने नहीं पढ़ा था। भाई जरा उसको पढ़ लेते हैं, एक लाइन को। सिर्फ एक लाइन थी, सिर्फ एक लाइन है। पेज नंबर है 58, पेज नंबर है 58 और रूल नंबर है 10। एक लाइन हमने छोड़ी थी, पीओपीएस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीओपीएस ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर shall be the place of destination of goods, लेकिन provided that the place of provision of services of GTA shall be the location of person liable to pay the tax। ये लाइन हमने छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था who is the person liable to pay the tax। आज हमें ये पता चल गया है कि person liable to pay the freight is person liable to pay the tax। तो POPS की लोकेशन क्या होगी? person liable to pay the सर्विस टैक्स, यानी कि पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट। तो बताइए, अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यहां पर कंपनी दिल्ली जीटीए दिल्ली में बैठा हुआ है और कंपनी जेएनके में बैठी हुई है, रिवर्स चार्ज में ये आ तो गए, लेकिन पीओपीएस इनका क्या आ गया? जम्मू कश्मीर। अब
अब पीओपीएस अगर जम्मू कश्मीर है तो ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, सर्विस आर नॉट टैक्सेबल। इफ द सर्विसेज आर नॉट टैक्सेबल तो रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो इन अ नटशेल अब आप इस लाइन को आसानी से समझ सकते हैं कि पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इज पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स, और जहां पर पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट बैठा हुआ है वही उस सर्विस की लोकेशन है, और अगर वही उस सर्विस की लोकेशन है तो इट मे और मे नॉट बी आउटसाइड इंडिया, एंड इफ इट इज आउटसाइड इंडिया देन द सर्विसेज वुड नॉट बी टैक्सेबल, एंड इफ दैट लोकेशन इज इन इंडिया जहां पर पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट बैठा हुआ है, अगर वो इंडिया में है तो तो अब सर्विस टैक्स लग जाएगा, टैक्सेबल टेरिटरी में है। अब मेरा अगला सवाल ये कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट, अगर ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तो टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर इस प्रोवाइजो को, अब जरा नेक्स्ट प्रोवाइजो को पढ़िए। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन सच पर्सन इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्रोवाइडर ऑफ सच सर्विस शैल बी लायबल टू पे द सर्विस टैक्स। अब आपके विचारों में परिवर्तन आया। देख रहे हैं किस तरीके से पीओपीएस शिफ्ट करवा रहे हैं पूरा का पूरा। पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स, लिंकेज देखिए, पीओपीएस ये कह रहा था कि पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स को हम पकड़ लेंगे, लेकिन हम पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स को यहां पर आके फट से चेंज कर दे रहे हैं। वेन एवर दिस पर्सन इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो हम कूद के कहां पहुंच गए, फिर जीटीए पे। और अब पीओपीएस ऑटोमेटिकली, पहले पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स ये था, अब जैसे ही ये हुआ तो पीओपीएस ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो गया, और अब ऑटोमेटिकली यहां पर सर्विस टैक्स लग जाएगा अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। छोड़ा हमने यहां पर भी नहीं। तो ये इसकी कंबाइंड एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको समझ में आता है। मैं यहां पर अब कुछ केसेस यहां पर लिख रहा हूं, इसका आपको आंसर करना है। सर्विस प्रोवाइडर और पर्सन लायबल टू पे फ्रेट, सर्विस टैक्स और रिवर्स चार्ज। सर्विस प्रोवाइडर ऑब्वियसली जीटीए है, और जीटीए की लोकेशन नॉन टीटी में है, यानी कि जीटीए में बी इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, एंड पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इज इन दिल्ली इन टैक्सेबल टेरिटरी। बताइए, ये अगर कंपनी है तो सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं, पहला सवाल। जीटीए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, दिल्ली में सर्विस रिसीवर या पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, और ये कंपनी है। तो इस केस में सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा। डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, और यहां पर पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट हो गया आपका दिल्ली की एक कंपनी, और दिल्ली की कंपनी में अब रिवर्स चार्ज लग गया, तो अब ये टैक्सेबल टेरिटरी में है तो सर्विस टैक्स लगेगा, और फुल रिवर्स चार्ज पे सर्विस टैक्स पे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी केस में जीटीए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है, और दिल्ली में टैक्सेबल टेरिटरी में इंडिविजुअल सर्विसेज ले रहा है। इंडिविजुअल, द पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट इज इंडिविजुअल, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इफ ही इज इंडिविजुअल तो कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये लायबल होगा, जैसे ही ये लायबल होगा तो पीओपीएस नॉन टीटी में शिफ्ट हो गया, पीओपीएस नॉन टीटी में शिफ्ट हो गया तो सर्विस टैक्स लगेगा नहीं, और इसका कोई फिर मतलब ही नहीं है। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जीटीए तो टैक्सेबल टेरिटरी में है और जो सर्विस रिसीवर है पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट ये है कंपनी जो कि नॉन टीटी में है, कंपनी नॉन टीटी में है, जीटीए टीटी में है, और यहां पर बताइए पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट अगर कंपनी है तो अब आप रिवर्स चार्ज में पहुंचे, रिवर्स चार्ज में पहुंचे तो सर्विसेज नहीं लग रहा है। लेकिन प्रोवाइजो क्या कह रहा था, जब कभी भी पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट कहां होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम फॉरवर्ड चार्ज लगा देंगे और यहां पर इसकी लोकेशन चेक करेंगे। तो अब यहां पर फिर से सर्विस टैक्स लगेगा और रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जीटीए टैक्सेबल टेरिटरी में है और कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है और ये नॉन टीटी में है, इस केस में रिवर्स चार्ज लगना ही नहीं था, फॉरवर्ड चार्ज लगना था। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज लगना था, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए टीटी में है ही है, तो सर्विस टैक्स लगेगा लेकिन फिर से रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स तो लगेगा ना फॉरवर्ड चार्ज में। तो इस तरीके से आप ये तय कर सकते हैं कि किन केसेस में सर्विस टैक्स लग रहा है और किन केसेस में सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है। जीटीए का स्टेटस नहीं देखना, जीटीए कौन है, इंडिविजुअल कोई कंपनी है, पार्टनरशिप, हम आपको नहीं चेक करना है। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्रोवाइजो उन केसेस में सर्विस टैक्स की लायबिलिटी इंडिया में जीटीए के ऊपर शिफ्ट कर देता है जिन केसेस में सर्विस रिसीवर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा होता है, और वो पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हमें मिलेगा तो ऑटोमेटिक फिर से जाके हम जीटीए को पकड़ लेंगे। यानी कि इन अ नटशेल हमें सिर्फ दो सिचुएशंस को ध्यान रखना है। दो सिचुएशन को क्या ध्यान रखना है कि अगर ये 6 लोग रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट हैं और ये टैक्सेबल टेरिटरी में है, ओनली देन रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल। कह सकते हैं कि नहीं, 6 लोग पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, ये 6 लोग हैं ही नहीं तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं, ये 6 लोग नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में तो फिर से रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यानी कि रिवर्स चार्ज किस पर्टिकुलर केस में लग रहा है, सिर्फ तब जब ये पर्सन लायबल टू पे द फ्रेट 6 लोग हैं और वो सब के सब टैक्सेबल टेरिटरी में बैठे हुए हैं।